नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती इसकी यूनिट 2 अर्थात इकाई दूसरी से 7वां अध्याय महिला आश्रम यह लेकर आई हूँ स्वाध्याय के लिए, जिसे लिखा है काका कालेलकर जी ने। इसका जो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है अर्थात व्याख्या वाला जो वीडियो है वो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डॉक्टर कीर्ति हिंदी की दुनिया पर अपलोड कर चुकी हूँ। व्याख्या के लिए आप उसको अवश्य रूप से देखिए। आज हम इसके स्वाध्याय को करते हैं, तो आइए हम स्वाध्याय शुरू करें। और स्वाध्याय शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक ही बात बोलना चाहती हूँ, और वो ये कि स्वाध्याय देखने के बाद में, पढ़ने के बाद में ऐसे ही आगे मत बढ़ जाइए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ। आगे हम लोग देखते हैं, स्वाध्याय को शुरू करते हैं। स्वाध्याय दिया है आपके पेज नंबर 78 पर, और स्वाध्याय का पहला प्रश्न है सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। सूचना के अनुसार कृतियाँ में संजाल पूर्ण कीजिए। पहला दिया है गुलदाउदी की विशेषताएं। गुलदाउदी की विशेषताओं में हमें बताना है इस फूल की क्या विशेषता होती है, तो हमने इसकी 4 विशेषताएं बताई। पहली, ये सर्दी के मौसम में खिलने वाला फूल है। दूसरी, इनकी पंखुड़ियाँ एक एक करके खिलती है। तीसरी, इनकी कलियां महीनों तक नहीं खिलती। और चौथी, ये फूल बहुत दिनों तक टिके रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है कारण लिखिए। कारण लिखिए में पहला क्वेश्चन है काका जी ने कंपॉक्स बॉक्स रखा, कंपॉक्स बॉक्स मंगा कर रखा। इसका हम उत्तर इसी के ऊपर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर देखिए आप, क्योंकि उन्हें तारों के नक्शे बनाने थे। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने आंसर जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है लेखक ने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए। आंसर है क्योंकि गमले में रखे फूल के पौधे सूख गए थे, इसलिए लेखक ने उन्हें अपने पास से निकाल दिए। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के ये दोनों आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जिन्हें ता प्रत्यय लगा हो ऐसे शब्द पाठ से ढूंढकर उन प्रत्यय साधित शब्दों की सूची बनाई है। अब यहाँ पे हमें ऐसे शब्द ढूंढना है जिनमें ता प्रत्यय लगा हो, सिर्फ ताई प्रत्यय वाले शब्द हमें यहाँ पर ढूंढना है। इस लेसन में और कई ऐसे ता प्रत्यय वाले शब्द हैं, लेकिन जब हम स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरू के 10-12 लाइनों में ही हमें ये वाले जो ता प्रत्यय वाले शब्द है ये मिल जाते हैं। तो पहला है मानवता, इसमें हमने शब्द है उसका मूल शब्द है मानव और उसमें प्रत्यय लगा है ता। उसके बाद में दूसरा शब्द है कुशलता, जो प्रत्यय साधित लिस्ट है। यहाँ पर देखिए आप कि दूसरा शब्द है कुशलता, उसका मूल शब्द है कुशल और उसमें हमने प्रत्यय लगाया है ता। मूल शब्द है इधर लेसन में आया हुआ शब्द है यहाँ पे उत्कृष्टता, यहाँ पर मूल शब्द उसका उत्कृष्ट है और प्रत्यय लगा है ता। इधर एकता है, मूल शब्द है एक और उसमें प्रत्यय लगा है ता। इस तरीके से हमने ये प्रत्यय साधित शब्दों की जो है सूची बनाई है। आप इसमें और भी शब्द इस लेसन में से देखकर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 है पाठ में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आइए हम उसको देख लेते हैं किस तरीके से करना है। तो पहला हमने लिया है घर। घर का जो पर्यायवाची शब्द है वो मकान भी होता है। आइए हम इसका वाक्य बनाते हैं। हमें घर और मकान दोनों का वाक्य बनाना है। तो घर में हमने लिखा है हमें अपने घर को स्वच्छ रखना चाहिए, और मकान के लिए हमने वाक्य बनाया है मकान को घर स्त्री ही बनाती है, यानी एक स्त्री से ही जो मकान है वो घर बनता है ना। बोझ, दूसरा जो हमारा शब्द है वो है बोझ, और बोझ का पर्यायवाची होता है भार। इसी तरीके से हमने बोझ के लिए यहाँ पे सेंटेंस बनाया है कि हमें अपना बोझ दूसरों पर नहीं डालना चाहिए। और दूसरा हमने सेंटेंस बनाया है भार का, कि समझदार व्यक्ति ही कर्तव्यों का भार उठा पाते हैं। तो यहाँ मैंने इस तरीके से लिख दिया है। आपको थोड़ा सा देखने में शायद परेशानी हो, पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको ब्लैक अक्षर अच्छे से दिख जाएंगे। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड वाला। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्र लिखने का सिलसिला सदैव जारी रहना चाहिए। इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। ये अभिव्यक्ति के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है। आइए हम देखते हैं, पत्र लिखने का सिलसिला जारी रहना चाहिए, इस संबंध में अपने विचार। हमने लिखा है जब से मानव समाज का निर्माण हुआ तभी से संदेश पहुंचाने का सिलसिला भी शुरू हुआ। एक समुदाय से दूसरे समुदाय में संदेश पहुंचाने के पुराने अलग अलग तरीके हैं। पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अर्थात निरक्षर थे, वे लिखना नहीं जानते थे। तब ढोल बजाकर संदेश भेजा जाता था। हर थाप का अपना मतलब होता था, यानी ढोल एक बार बजाया तो उसका मीनिंग कुछ अलग, 2 बार बजाया तो कुछ अलग मीनिंग, 3 बार बजाया तो कुछ अलग मीनिंग। इस तरीके से उसके मतलब होते थे। नदी पार के गाँवों को भी ढोल बजाकर या मशाल बजाकर जलाकर, मशाल को जलाया जाता है ना, मशाल जलाकर संदेश भेजते थे। राजा महाराजा अपने संदेश कबूतरों के या सैनिकों के माध्यम से भेजने लगे।
अब वो जो सैनिक थे वो किन चीज़ों का यूज़ करते थे, तो ऊँट, घोड़े, और कबूतरों का भी यूज़ किया जाता था। कुत्ते जो है वो छोटी मोटी जगह के लिए यूज़ किए जाते थे, आजू बाजू के लिए, ठीक है, इस तरीके से उनको ट्रेन किया जाता था। तो इस तरीके से संदेश भेजे जाते थे। बाद में इसका स्वरूप डाकघर के रूप में हमारे सामने आया, यानी बाद में पोस्ट ऑफिस बन गए, तो हम लोग लेटर उसके ज़रिए भेजने लगे। तो आज के समय में तो संचार विज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं। जैसे कि संचार विज्ञान कैसे बढ़ गया है, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, फ़ोन आदि आज के पत्र लिखने या संदेश पहुंचाने के सर्वश्रेष्ठ माध्यम बन गए हैं। मोबाइल, कंप्यूटर, फ़ोन, ये सब है ना। जो भी हो, मनुष्य सदैव सबसे जुड़कर रहना चाहता है। वह एक सामाजिक प्राणी है और इसलिए पत्र लिखने का यह सिलसिला निरंतर युगों तक चलता रहेगा, चाहे माध्यम कितने ही क्यों न बदल जाए। तो हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि यह सिलसिला जारी रहना चाहिए, तो बिल्कुल सही कि जो भी हो, मनुष्य सदैव जो है सबसे जुड़कर रहना चाहता है, क्योंकि वो एक सामाजिक प्राणी जो है, और इसीलिए पत्र लिखने का जो सिलसिला है वो निरंतर युगों तक चलता रहेगा, चाहे माध्यम कितने ही क्यों न बदल जाए। क्योंकि आज हम इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से हम ईमेल भेज देते हैं, व्हाट्सअप करके संदेश भेज देते हैं, फ़ोन करके संदेश भेज देते हैं। तो हमारे ये तरीके ज़रूर बदल गए, लेकिन एक दूसरे से कनेक्टिविटी हमारी वैसी ही बनी हुई है। चाहे वो ढोल बजाकर कनेक्ट एक दूसरे से रखा जाए, चाहे लिखकर कोई चिट्ठी भेजकर कनेक्ट रहा जाए, और ईमेल जो हम लिखते हैं वो भी लेटर राइटिंग का ही एक प्रकार है। हम जो व्हाट्सएप पे लिखकर भेजते हैं वो भी एक प्रकार का लेटर राइटिंग का प्रकार है, बस उसका फॉर्मेट जो है वो जो है फॉर्मल नहीं होता है ना। हम किसी भी तरीके से उसको लिख के भेज देते हैं, पर फिर भी आजकल हम देखते हैं कि किसी भी विशेष अवसर के अगर संदेश हमें भेजना हो व्हाट्सएप पे, तो उसको भी अच्छी तरीके से बनाकर एक फॉर्मेट के अंदर और फिर भेजा जाता है। तो कहने का मतलब, संदेश पहुंचाने के ये सब अभी सर्वश्रेष्ठ माध्यम तो बन ही गए हैं, परंतु मनुष्य जो है, चाहे दुनिया कितनी ही आगे क्यों न बढ़ जाए, ये सिलसिला जो है पत्र लिखने का, चाहे तरीका कोई भी हो, तरीका बदल सकता है, लेकिन पत्र लिखने का सिलसिला जो है निरंतर युगों तक चलता रहेगा, ये हम यहाँ पे कहना चाहते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि उपायोजित लेखन के अंदर हमें दिया हुआ है कि संदेश वहन के आधुनिक साधनों से लाभ हानि, इस विषय पर 80 से 100 शब्दों पर निबंध लिखिए, है ना। हम देखते हैं इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि संदेश वहन के आधुनिक साधनों के लाभ हानि। अब आधुनिक साधन, इसमें क्या आ जाता है, कंप्यूटर, मोबाइल, फ़ोन, जो भी कुछ है ना, हम उसके बारे में देखते हैं कि क्या है इससे लाभ और क्या हानियाँ हैं। तो समय के साथ साथ संदेश वाहन के साधनों में भी बदलाव आए। ढोल, मशाल, आग जलाना, घोड़े, ऊँट, कबूतर, डाकघर, तार, और घर में फ़ोन से लेकर मोबाइल और ईमेल तक संदेश वहन के साधनों में निरंतर विकास और सुधार होता गया। यानी हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि कैसे धीरे 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 जो है संदेश वहन के साधन जो है बदलते गए। पहले ढोल संदेश वहन का साधन था, बाद में मशाल, उसके बाद में घोड़े, फिर उसके बाद ऊँट, कबूतर, फिर उसके बाद आया डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस, तार, टेलीग्राम, है ना, ये सब हम भेजते थे। उसके बाद में घर में फ़ोन लग गए सबके, वो हुआ। फिर बाद में मोबाइल आ गया, फिर ईमेल आ गया। और ये जो घर में फ़ोन लगे, इसके बाद में मोबाइल आने के पहले पेजर करके एक चीज़ था, पेजर पे भी मैसेज भेजा जाता था। जैसे हम आज हमारे फ़ोन से एसएमएस करते, उस तरीके के पेजर से जो है मैसेज भेजे जाते थे। तो वो उस समय का सबसे लेटेस्ट और बहुत अच्छा साधन माना जाता था। फिर उसके बाद में मोबाइल आया, फिर ईमेल भेजने लगे कंप्यूटर से वगैरह। इस तरीके से धीरे धीरे निरंतर जो है विकास और सुधार भी होता चला गया। आज के समय में मोबाइल और ईमेल से हम कुछ ही पलों में अपने मनचाहे व्यक्ति से जुड़ जाते हैं। वीडियो कॉल द्वारा सामने वाले को देखकर बात कर सकते हैं। आज के समय में तो पढ़ाई का एक सबसे प्रमुख साधन बनकर उभरा है मोबाइल और कंप्यूटर, ये दोनों, है ना, जिसके जरिए घर में बैठकर कोविड-19 से लड़ते हुए हम अपने पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं, निरंतर रखे हुए हैं। इस तरह देखा जाए तो यह आज के समय में संपूर्ण विश्व के विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित हुआ है। परंतु अगर इसके नुकसान देखे जाए तो बच्चे दिन भर मोबाइल से चिपके रहते हैं, खेल कूद एवं सामाजिक व्यावहारिक जीवन से दूर होते जा रहे हैं, अपना अमूल्य समय व्यर्थ में गंवा रहे हैं, जो कभी वापस नहीं आने वाला। इस प्रकार हम देखते हैं कि लाभ के साथ साथ कई प्रकार के नुकसान भी हमें इन आधुनिक साधनों से होते जाते हैं। परंतु यदि इन चीज़ों का सही उपयोग सही तरीके से किया जाए, अच्छे कार्य के लिए किया जाए, तो यह साधन जो है वरदान ही
है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं हमारे इस क्वेश्चन में कि संदेश वहन के आधुनिक साधनों से लाभ और हानि, ये निबंध हम इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पेज नंबर आपका 79 है। इसमें भाषा बिंदु दिया हुआ है और भाषा बिंदु में हमें दिया है निम्नलिखित शब्दों से बने दो मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब हमें यहाँ पे जो है सिर्फ शब्द दिए, जैसे आँख, मुंह, दांत, हाथ, हृदय, है ना। अब इनके ऊपर हमें दो दो मुहावरे बनाना है हमारे मन में, जो हमें याद आ जाए वो। तो मुझे याद है आंखें दिखाना यानी डराना, गृह कार्य नहीं करने पर दीदी मुझे आंखें दिखाने लगी। दूसरा मुझे याद आया आँख में धूल झोंक देना, उसमें मुझे आँख में धूल झोंक देना यानी धोखा देना, मूर्ख बनाना, ये दोनों मीनिंग उसके होते हैं। मैंने वाक्य बनाया, चोर ने जेल से भागकर पुलिस की आंखों में धूल झोंक दी। नेक्स्ट हमें मिला है मुंह, तो मुंह से बनाया मुंह में पानी आना यानी कि ललचाना, गुलाब जामुन देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया, ये वाक्य बनाया। दूसरा बनाया मुंह से मुंह देखना यानी कि तकना या फिर टकटकी लगाकर देखना। अब हमने वाक्य बनाया, गुलाब जामुन खाते देख मेरा मित्र मेरा मुंह देखने लगा, है ना। नेक्स्ट है दांत, दांत खट्टे करना यानी हरा देना। तो लक्ष्मीबाई ने युद्ध में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, ठीक है। उन्हें हरा देना, उन्हें आश्चर्यचकित कर देना, ये इस तरीके के इसके मीनिंग होते हैं दांत खट्टे करना के, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना यानी आश्चर्य करना। गणित में 100 में से 100 नंबर देखकर मेरे दोस्त ने दांतों तले उंगली दबा ली। आके देखते हैं हाथ, हाथ से मैंने बनाया है हाथ मलना यानी पछताना। नौकरी का अच्छा मौका हाथ से निकलने के कारण राम हाथ मलता रह गया। और नेक्स्ट में हमने बनाया आड़े हाथ लेना। अब इसमें भी हाथ आ गया है, देखिए आड़े हाथ लेना यानी खरी खोटी सुनाना यानी दूसरे को जो उसकी सही वास्तविक स्थिति है उसका ज्ञान करवा देना। तो हम वाक्य बना रहे हैं, दुकानदार ने खराब अनाज दिया तब पिताजी ने उसे आड़े हाथों लिया, उसको अच्छी खरी खोटी सुनाई, है ना, इसका मतलब ये। अब है हमारा लास्ट हृदय। हृदय से हमने बनाया हृदय पसीजना यानी किसी पर दया आना। रास्ते पर भिखारियों को देखकर मेरी माँ का हृदय पसीज जाता है, ये वाक्य हमने बनाया। नेक्स्ट हमने बनाया हार्दिक आनंद होना। यहाँ हार्दिक का मतलब है हृदय, है ना, हृदय से, हार्दिक मतलब हृदय से, तो यहाँ हार्दिक आनंद होना है यानी दिल से खुश होना। वाक्य बनाया हमने, मुझे खेल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिलने पर सबको हार्दिक आनंद हुआ। अब यहाँ पे हम देखते हैं उपायोजित लेखन, और उसमें हमें एक लेटर राइटिंग दिया हुआ है कि अपने मित्र सहेली को जिला विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त होने के उपलक्ष्य में बधाई देते हुए निम्न प्रारूप में पत्र लिखे। अब देखिए हमें यहाँ पे प्रारूप यानी कि फॉर्मेट दिया हुआ है। फॉर्मेट में हमें ये रेड अक्षर से, रेड कलर से जो लिखे हुए वर्ड्स है, ये हमारा फॉर्मेट है इसमें, और इस फॉर्मेट के आधार पर हमें लिखना है। अब जो है लेटर राइटिंग के फॉर्मेट जो है बदल गए हैं। अब जो एकदम स्ट्रेट लाइन में हम लेटर लिखने लगे हैं, सब कुछ लेफ्ट साइड में आ जाता है और हम जो लिखते हैं वो उसके आगे आ जाता है, मतलब एक सीधा फॉर्मेट जो है आजकल बन गया है, जो इस तरीके से होता है कि आप देखते हैं कि दिनांक भी यहाँ आ जाएगी, प्रारंभ भी यहाँ आ जाएगा, विषय विवेचन भी आ जाएगा, फिर ये हम जो उसको विषय को आगे बढ़ाएंगे वो भी आ जाएगा, नाम यहाँ आ जाएगा, पता यहाँ आ जाएगा, हस्ताक्षर आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगा। कहने का मतलब बॉक्स जो है वो इस तरीके से बनता है, जो आपको फिर इसके अंतर्गत लिखना है वो यहाँ इस तरीके से आगे लिखा जाता है। तो जो भी आप विषय की विवेचना कर रहे हैं वो इस तरीके से, कहने का मतलब टी को आप आड़ा रख दीजिए तो ये आपका जो है शेप हो जाता है लेटर राइटिंग का जो अभी चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हमें ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इसका मतलब कि ये भी अगर आप यूज़ करते हैं लिखने में तो इसमें भी आपके नंबर तो कटना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमें टेक्स्ट बुक के अंदर ही दिया हुआ है ये वाला फॉर्मेट। तो मैंने अभी जो ये लेटर राइटिंग लिख दिया है, ये मैंने इसी फॉर्मेट में दिया है ना। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको चेंज करने के लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ इन चीज़ों को उठा के यहाँ से यहाँ लेकर आना है, ठीक है। इन चीज़ों को सबको उठा के यहाँ से यहाँ ले आइए। अब ये चीज़ें आपको यहाँ मिल गई। अब ये जो फॉर्मेट है, आप जैसे ये चीज़ें यहाँ सरका देंगे, आपके ब्लैक जो अक्षर है पूरे इधर सरक जाएंगे, तो आपका जो फॉर्मेट है जो सीधा लिखने वाला वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे लिखा है हमने। दिनांक डाला है 10 जनवरी 2020, संबोधन लिखा है प्रिय स्तुति। स्तुति जो है फ्रेंड का नाम है। आगे देखते हैं हमने क्या लिखा है। अभिवादन में लिखा है सप्रेम नमस्ते, क्योंकि जब हम अपने फ्रेंड से बात करेंगे, उसको लेटर लिखेंगे तो उसको सप्रेम नमस्ते वगैरह इस तरीके से लिखेंगे, यानी खुशी से, है ना, एक तरीके से, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं अपने फ्रेंड से। तो हम लिखेंगे सप्रेम नमस्ते। प्रारंभ में लिखेंगे, प्रारंभ यानी कि लेटर का प्रारंभ करना है आपको। अब लेटर का प्रारंभ कैसे करेंगे, हमें यहाँ पर दिया हुआ है
कि पुरस्कार प्राप्त हुआ है उसके लिए बधाई देना है। अब बधाई देने वाले लेटर के लिए हमें पहले तो पता कैसे पड़ा कि उसको पुरस्कार मिला, तो हम इस चीज़ से शुरुआत करेंगे कि हमको कैसे पता पड़ा। आप यहाँ पे प्रारंभ में ये भी लिख सकते हैं कि आज ही मुझे तुम्हारे अंकल ने बताया, जब मैं नहीं, आज ही तुम्हारे अंकल मुझे बाज़ार में मिले और उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें जो है विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं आज मुझे अपने जो है दूसरे फ्रेंड के थ्रू पता पड़ा कि तुम्हें विज्ञान प्रदर्शनी में पहला प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस तरीके से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। या आप इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं कि आज सुबह के समाचार पत्र में मैंने पढ़कर बहुत खुशी हुई कि जिला विज्ञान प्रदर्शनी में तुम्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। विज्ञान के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मुझे उम्मीद थी, मुझे ही क्या, हम सभी फ्रेंड्स को, जो भी हमारा ग्रुप है, उसको पूरी उम्मीद थी कि भविष्य में कभी तुम पुरस्कार अवश्य प्राप्त करोगी। तुमने हमारे ज़िले का नाम रोशन कर दिया है, हमारे स्कूल का नाम रोशन कर दिया है और हमारा सबका नाम भी रोशन कर दिया है। आगे भी ऐसी ही कई सफलताएं तुम्हारे कदम चूमे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं और ये सदा हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ रहेंगी। हस्ताक्षर में लिखेंगे तुम्हारी सहेली, अपना नाम लिखेंगे प्रिया, पता लिखेंगे प्रिया केसरी, लाला राम नगर 29, लाल चौक, दिल्ली। और यहाँ पे आप पिन कोड के अंतर्गत कुछ भी, यहाँ पे आप पिन कोड कोई भी डाल सकते, मैंने ऐसे ही डाल दिया। आप ईमेल आईडी अवश्य लिखिए xyz@abc.com। तो इस तरीके से आप लेटर राइटिंग कर सकते हैं। और जो ये विषय विवेचन है, इस विषय विवेचन को आप बढ़ा सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, इसमें आप और कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से आप उसको कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जगह जो है कम है, फिर भी मैंने पूरा सब कुछ उसके अंदर आ जाए इन शब्दों में, सीमित शब्दों में, लेकिन पूरा अच्छे तरीके से इसमें आपको लिख कर दे दिया है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो पेज नंबर आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर आई थिंक 77, यस 77 है ना। पेज नंबर 77 पे आपको क्वेश्चन है, श्रवणीय में मानवतावाद पर विचार लिखिए। तो मानवतावाद पर विचार सुनिए। अब ये आपको लिखने में भी आ सकता है। दूसरा आपको पठनीय दिया हुआ है। पठनीय में दिया है कि अंतरिक्ष विज्ञान में ख्याति प्राप्त 2 महिलाओं की जानकारी पढ़िए। तो हम इसमें देख सकते हैं, मैंने आपको नाम दिया है, रितु करिधल पहला नाम दिया है, जो लखनऊ से है और जिन्होंने मंगल अभियान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ना। दूसरा है नंदिनी हरिनाथन, जो कि बेंगलुरु से रिलेटेड है और इन्होंने संचार उपग्रह के अंतर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो मंगलयान अभी भेजा था हमने अंतरिक्ष में, उसके अंदर इनका मुख्य हाथ रहा है। प्लस 2000 के नोट पर मंगलयान का जो चित्र छपकर आया है, अभी जो 2000 का नया नोट बना है उस पर, उसके अंदर नंदिनी हरिनाथन जो है उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है और ये जो है बहुत अच्छा कार्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में कर रही है, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में। तीसरा नाम हमने यहाँ पर दिया मोमिता दत्ता का, जो कि कोलकाता से रिलेटेड है, वहाँ इनकी पढ़ाई लिखाई पूरी हुई है। इन्होंने प्रकाश विज्ञान के अंतर्गत जो है ये इनका कार्य है जो इन्होंने किया है प्रकाश विज्ञान के अंतर्गत। और ये मेक इन इंडिया जो हमारी आज की हमारे सरकार ने बनाई हुई एक नई नीति है, उसके अंदर जो है ऑफिसर के तौर पे कार्य कर रही हैं और उन्हीं के अंतर्गत यही सब उसके काम को मेक इन इंडिया के देखती है, उसकी ऑफिसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर पठनीय कर लिया है। और हम संभाषणीय में देखते हैं कि अनुशासन स्वयं विकास का प्रथम चरण है, कथन पर चर्चा कीजिए। हम लोग देखते हैं कि इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं अनुशासन के बारे में। तो अनुशासन के बारे में हम एक यहाँ लिख सकते हैं, जो कि आपके लास्ट वाले लेसन में भी मैंने दिया हुआ है, जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 70 के ऊपर है। तो उसमें हमें ये जो संभाषणीय है कि अनुशासन जीवन का एक अंग है, इसके विभिन्न रूप आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं ये बताइए। और हमें इसी तरीके से पेज नंबर 77 के ऊपर ये क्वेश्चन दिया हुआ है संभाषणीय के अंदर कि अनुशासन स्वयं विकास का प्रथम चरण है। तो ठीक है, दोनों का आंसर एक हो सकता है, सेम हो सकता है, आप यही चीज़ उसमें लिख सकते हैं, क्योंकि अनुशासन में मैंने इसके अंदर दोनों तरह से चीज़ें लिखी हुई है, जिसको आप इसमें भी और उसमें भी दोनों में लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स जो है वो मिलना ही है। तो लिखेंगे अनुशासन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह हमें जीवन में सही राह दिखाता है। प्रकृति स्वयं अनुशासन में चलती है। सूरज और चांद का सही समय पर उगना और अस्त होना, मौसम का, ऋतुओं का एक के बाद एक सही क्रम में आना जाना, नदियों का निरंतर बहना आदि इन सभी से
हम अनुशासन के महत्व को समझ सकते हैं। इनमें से कोई एक भी आलस करे या अपना कार्य समय पर ना करे तो हम समझ सकते हैं कि क्या मुसीबत आ जाएगी। अगर कोई मौसम बोले कि आलस कर ले और ना आए तो कितनी मुसीबत आ जाएगी। बारिश कहे कि ना आए तो पानी की कमी हो जाएगी, सब दूर जो है सूखा पड़ जाएगा, बड़ी मुसीबत होगी। सूरज निकलने से मना कर दे तो उजाला ही ना हो, दिन ही ना निकले। और चांद अगर निकलने से मना कर दे, सूरज अस्त होने से मना कर दे तो फिर क्या हो, ये सारी चीज़ें हम सोच सकते हैं। तो इन्हीं के जैसा हमें भी अपने जीवन में अनुशासित ढंग से हमें अपना जीवन जीना चाहिए। जिस तरह से ये अनुशासित ढंग से जीते हैं उसी तरीके से, मतलब समय पर आना, समय पर जाना, हर चीज़ की शुरुआत सही समय पर करना, है ना। अनुशासन और आज्ञा का आपस में गहरा संबंध है, ये एक महत्वपूर्ण लाइन है, इसको भूलिएगा नहीं। अनुशासित व्यक्ति आज्ञाकारी होता है क्योंकि वो आज्ञा के अंतर्गत रहकर कार्य करता है, वो नियम कायदे कानून के अंतर्गत रहकर काम करता है। जैसे कि हम अपने देश की सेना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना को देख ले, अनुशासन और आज्ञा पालन के दम पर वे बड़े से बड़ा पराक्रम कर लेते हैं। तो जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन जरूरी है, चाहे वह विद्यार्थी जीवन हो या फिर व्यावसायिक या पारिवारिक। हमें स्व अनुशासन की जरूरत भी जीवन के हर क्षेत्र में होती है। तो अनुशासन स्वयं का विकास, ये जो है स्वयं के विकास का प्रथम चरण है, ये यहाँ पर हमारा आ गया है कि चाहे विद्यार्थी जीवन हो, चाहे व्यावसायिक जीवन हो, यानी विद्यार्थी जीवन खत्म होके चाहे हम बिजनेस कर रहे हो, चाहे हम किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य कर रहे हो, कोई भी कार्य क्यों ना हो, वो चाहे पारिवारिक ही कोई कार्य क्यों ना हो, हमें हमेशा स्व अनुशासन की ज़रूरत रहती ही है। क्योंकि स्व अनुशासन की ज़रूरत भी जीवन के हर क्षेत्र में होती है, तभी तो हम सफल हो सकते हैं। अगर हम अनुशासन में नहीं रहेंगे तो हम स्वयं का विकास कभी भी नहीं कर सकते। जैसे सूरज, चांद, तारे, ये स्व अनुशासन में रहते हैं, नदियाँ, हवा, है ना, ये सब स्व अनुशासन के अंतर्गत रहती है। इसीलिए ये जीवन में निरंतर विकास करती रहती है। रोज़ सही समय पर आना, सही समय पर जाना, ये उनके महत्व को प्रतिपादित करता है, ये उनका महत्व हमारे जीवन में हमको बताता है। और ऐसे ही जो मनुष्य अनुशासित रहता है उसका भी महत्व दूसरों को पता पड़ता है। उसका जीवन का विकास जो है सही समय पर, सही क्षेत्र में और सही स्तर पर होता है। तो जो अनुशासन है वो हमारे जीवन का, हमारे स्वयं के विकास का एक प्रथम चरण है। और इस प्रथम चरण को हमें सूरज से, चांद से, नदियों से, तारों से, हवा से, इन सब चीज़ों से हमें सीखना चाहिए। हमारे यहाँ की जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इनसे हमें सीखना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन इसके अंदर बचा हुआ है अभी, कि नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखनीय। लेखनीय भी आपके पेज नंबर 77 के ऊपर ही दिया हुआ है और इसके अंतर्गत दिया है कि किसी सामाजिक संस्था की जानकारी लिखिए, है ना। तो किसी सामाजिक संस्था की जानकारी लिखिए, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से लिखेंगे, आइए हम इसको देख लेते हैं। और ये आपको स्वमत लिखने में आ सकता है या फिर ये आपको जो है निबंध टाइप भी लिखने में आ सकता है। तो आइए इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। किसी भी एक सामाजिक संस्था के बारे में लिखना है हमें। आप कोई भी, अभी जैसे कोविड-19 के कारण कई सामाजिक संस्थाएं जो बाहर आकर और अपना मतलब योगदान दे रही है, समाज को मदद कर रही हैं, तो आपके आसपास भी अगर आपने ऐसा कुछ देखा हो तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। मैंने एक नॉर्मल इसके बारे में लिखा है कि सामाजिक संस्थाएं हमेशा से समाज की ज़रूरत रही है। इनका उद्देश्य हमेशा से अधिक ज़रूरतमंद की सहायता करना होता है। अभी आपने देखा ही होगा कोविड-19 के समय जो लोग भूखे हैं तो उनको खाना पहुंचाना, हॉस्पिटल के लिए उनको लेकर जाना, उनके टेस्ट करवाना वगैरह, ये सारे सामाजिक संस्थाएं कर रही है ना। सब लोगों के घर घर खाना वगैरह पहुंचाने का कार्य कर रही है। हमारे देश में ऐसी अनेक सामाजिक संस्थाएं हैं जो ज़रूरतमंदों के काम आती है और उन्हीं में से एक है आज़ाद फाउंडेशन। तो यह शहरी भारत में रहने वाली गरीब महिलाओं के लिए कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य है गरीब महिलाओं के लिए कार्य करना जो किसी भी तरह के शोषण का सामना करती है, यानी जिनके साथ कोई शोषण हुआ हो, जिनके साथ कुछ बुरा हुआ हो, उनके लिए ये जो फाउंडेशन है, आज़ाद फाउंडेशन, ये कार्य करती है। यह संस्था उन्हें गरिमा युक्त जीवन प्रदान करने और उन्हें स्वतंत्र बनाने के उद्देश्य से कार्य करती है ना। यानी उनको एक ऐसा जीवन देती है जहाँ उनको सम्मान मिल सके, गरिमा मिल सके, है ना। इस फाउंडेशन में महिलाएं 6 महीने के पाठ्यक्रम को पूरा करती है। अच्छा, इसमें उनसे कोई भी फीस नहीं ली जाती है। तो यहाँ पे इस संस्था में आकर वे 6 महीने के पाठ्यक्रम को पूरा करती है, जिसमें आत्म जागरूकता, रक्षा प्रशिक्षण, यानी उनके साथ अगर कोई गलत बात हो तो उन्हें अपने स्वयं की रक्षा कैसे करना चाहिए वगैरह, ये अन्य बातें, अन्य चीज़ें भी सिखाई जाती है। हाल ही में इन्होंने महिलाओं को कैब चालक के रूप में प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भरता का नया रास्ता
बताया है। तो मैंने यहाँ पर इसलिए इस चीज़ को लिया है, आज़ाद फाउंडेशन को सिर्फ लेने का मेरा ये कारण था कि यहाँ पर महिलाओं को जो है उन्होंने 4 व्हीलर चलाना सिखाया है। और आज से हम लोग 5-6 साल पहले तक देखते हैं कि महिलाएं इस क्षेत्र में कार्य नहीं करती थी, लेकिन अब जो है धीरे धीरे इस क्षेत्र में भी जो है महिलाएं आने लगी है और आत्मनिर्भर होने लगी है। तो ये जो फाउंडेशन है, इन्होंने ये सबसे पहला कदम उठाया था, इन्हें महिलाओं को ये सब सिखाने का, इसलिए मैंने इसको लिया हुआ है। और आप और इसमें ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे विमोचना, स्वनीति, जनोदया, माकम, ये सब संस्थाएं हैं, है ना। ये सब सामाजिक संस्थाएं जो अलग अलग तरह के कार्य जो है करती रहती हैं। तो आप इस तरीके से इसके जो है लिख सकते हैं। और आपको ये स्वाध्याय कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। मेरे इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए प्लीज़ आगे मत बढ़िएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और इससे ज़्यादा मैं आपसे क्या कहूँ, मैं आपके लिए इतना मेहनत ले रही हूँ, बस आप मेरी इस मेहनत का फल मुझे दीजिएगा, बस इतना ही मैं चाहती हूँ। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।